हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल हमारी आर्मी। कैसे हैं भाई आप लोग सारे के सारे। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सारे बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मुझे इस बात को जानकर बड़ी ही खुशी हो रही है कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, मस्त, और आपकी पढ़ाई भी उतनी ही जबरदस्त चल रही। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते, राधे राधे। सारे बच्चों को हमारा इस्तकबाल, राम राम, राधे राधे, है ना बेटा, केम छो। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ के, जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, अपने आप में इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है क्लास डेली पढ़ने के बाद केवल और केवल आप मजे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ बच्चे हैं बोल रहे हैं सर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं। तो उन बच्चों से मेरा एक कहना होगा, बहुत ही अच्छी जॉब है एसएससी की, और सीजीएल तो बिल्कुल ही बिल्कुल। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग एसएससी, बहुत ही अच्छी बात है कि आप पढ़ना चाहेंगे, बट इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चे कह रहे हैं नो सर। तो मेरे भाई, बाप और मास्टर को ज्ञान नहीं बताते कि कैसे जिंदगी जीना है ना। और जो नो सर कह रहे हैं तो उनको, बेटा उनका वैसे भी कुछ नहीं होना है। इसी बैच से पढ़कर पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट रैंकर सारे के सारे बच्चे निकले जो अवध से पढ़ के डायरेक्ट आए थे, है ना। और बाकी सब तो ऐसे ही हैं, है ना, भीड़ का हिस्सा है, वो बने रहेंगे। बाकी जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते हैं वो करते रहेंगे। चलिए, लेक्चर नंबर हमारे पास है 4, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें, मैंने इससे पहले आप लोगों को कल जो पढ़ाया, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पढ़ाया, वेग स्थिरांक पढ़ाया, विशिष्ट अपक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, और आपका दर नियम पढ़ाया। दर नियम पढ़ाया, इतना मैंने आप लोगों को कराया। आज मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, अभिक्रिया की कोटि कराने वाला हूं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया। आज के टॉपिक हमारे पास बहुत ही शानदार हैं। अगर मैं बोलूं, आज के टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स नहीं आए तो ये मान लेना, ये टॉपिक इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर के मैं बोलूं तो बैकबोन है। क्या है बैकबोन? बैकबोन समझते हो किसे? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी कौन होता है? मतलब अगर आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ठीक है ना, तो आपका शरीर डैमेज हो जाता है। ना आप चल सकते हो, ना बैठ सकते हो, केवल और केवल क्या कर सकते हो, है ना, बस देख सकते हो, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट टारगेट है जेई मीन्स, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को चैट लॉक कर दिए जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो जिन भाइयों और बहनों को मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने को और पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। जैसे शिवानी ने बोल रखा, भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो यही कुछ हमारे पास भाई बहन होते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वही जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। बाकी क्या है, कोई चाट की ठेली लगाएगा, कोई मोमोज बेचेगा, कोई गोलगप्पे खिलाएगा, है ना। तो ये भी तो लोग चाहिए ना। सारे लोग अगर आईएएस बन जाएंगे, जेई नीट बन जाएंगे, डॉक्टर कर लेंगे भैया, है ना, जेई नीट निकाल के बढ़िया आप इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तो भैया चाट की रोटी कौन लगाएगा, बिरयानी कौन लगाएगा? ये जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, है ना, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो भीड़ में कुछ हिस्सा, है ना, रोजगार, है ना, मनरेगा चलता है जिसमें तालाब वगैरह खोदते हैं, तो कहां से आएंगे लेबर? यहीं से तो बनते हैं, यहीं से बनते हैं। और ये डिपेंड आप पर करता है, आप लेबर बनना चाहते हो है या आप कुछ और। चलो खैर छोड़ो, चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं अभिक्रिया की कोटि। सर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अगर आपने हमारी कल की बातें ध्यान से सुनी होगी तो आप लोग और अच्छे से समझने की कोशिश कर पाओगे। मैं एकदम सही बोल रहा हूं, हकीकत, है ना। मैं आपको गोल गोल घुमाकर, है ना, ताजमहल नहीं दिखाऊंगा। जो बात हकीकत है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ना पता चला औरों के तरीके आप, हो सकता है किसी और टीचरों से भी पढ़ते हो, इधर उधर यूट्यूब पर देखते हो,
है ना। तो बाबू सोना करके पढ़ाने की मेरी आदत है नहीं, सत्य घटना पर बात कर रहा हूं। चलो देखो ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया में अगर हमारे पास ये A होता, उसके आगे कोई भी हमारे पास अभिकारक में लगे हुए अणुओं की संख्या मान लेते, उसकी सांद्रता मान लेते, ये मान लेते B है और B उसकी सांद्रता है, और इधर क्या बनकर आया, तो आपका आंसर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं अभिक्रिया के वेग नियम से बात करूं, या मैं इसको ये बताऊं वेग नियम से, किससे बेटा, वेग नियम से बात करूं, वेग नियम से अभिक्रिया का वेग का नियम कौन सा लगेगा, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो अभिक्रिया का जो वेग नियम लगेगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको पहले मैं हिलने लगा, एक सेकंड रुकना। अभी आपको आवाज आ रही, अगर आ रही हो तो यस बना दो। अगर मैं वेग नियम से बात करूं तो जरा ध्यान से सुनना। तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं बेटा, तो आपका आंसर होगा, देखो ऐसे लिखते सर, अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग किससे लिखते थे, आर से। किससे लिखते थे, आर से। अगर मैं इसको आर लिखता हूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस के डी आर। क्या लिख सकता हूं, माइनस के डी आर अपॉन में डी टी। बोलो हाँ या ना, बराबर। अब ए अगर मैं यहां पर मान ले रहा हूं तो ए की पावर क्या बोलूंगा भैया, ए की पावर। अच्छा प्रपोर्शन लगा दो या बराबर करके के लिख दो, एक ही बात है। तो मैं अगर लिख देता ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो क्या फर्क पड़ता है एक्स और वाई, ए और बी लिखा होता तो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कोटि। क्या बनाना है सर, कोटि। तो इसी तरीके से मैं अगर कोटि की बात करता तो कोटि क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई। क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई। क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, तो जल्दी से लिखेंगे, किसी अभिक्रिया के, ध्यान से सुनना, किसी, जल्दी जल्दी लिखो, ये मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं और इस डेफिनेशन को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है बेटा। किसी अभिक्रिया, या आप लिख सकते हो किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक, क्या पुत्र, वेग व्यंजक, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों, अभिकारकों, ठीक है भैया जल्दी से लिखो, क्या लिखा, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की, अभिकारकों की सांद्रताओं, सांद्रताओं, अभिकारकों की सांद्रताओं, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, सांद्रताओं की घातों का योग, घातों का योग उस अभिक्रिया, उस अभिक्रिया, उस अभिक्रिया, उस अभिक्रिया की कोटि, उस अभिक्रिया की कोटि, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या होती है, कहलाती है। उस अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अपक्रिया की कोटि क्या है, तो आप देख सकते हो, किसी अपक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अपक्रिया की क्या कहलाती है। तो आपका आंसर होगा सर, ये जो कहलाती है वो है कोटि। क्या कहलाती है सर, कोटि कहलाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है भैया, जैसे मैंने बोला है वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। या करके और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अब ये ऊपर तो जाएगी नहीं।
तो कैसे लिख सकते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, अथवा करके लिख दूं क्या? किसी अभिक्रिया में, जल्दी से लिखो, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को, उन अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं। संख्या को कोटि कहते हैं, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अथवा जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन, ध्यान से सुनो। तो आप पहले अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, इनको भी लिख सकते हो। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों की एक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या आप दूसरा यहां से यहां तक भी बोल सकते हो, जो यहां लिखा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या है? जो हमारे अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जितने अणु भाग लेते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब जैसे यहां पर हमारे पास किसने भाग लिया है, तो आपका आंसर होगा हमारे पास ए ने और ये बी ने भाग लिया है। तो ए और बी यानी कि उसकी अगर मैं सांद्रता मान लेता, या इनको मैं ए को एक्स और बी को वाई मान लेता, इन एक्स और वाई को जोड़ दिया, इनकी जो अणु थे इनकी सांद्रता बन गई, इनकी घात बन गई, उन घातों को ही तो जोड़कर हमने अभिक्रिया की कोटि बोली है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बेसिकली? तो आप कहते हो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में या किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग आपकी उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या दूसरा आपने क्या बोला? दूसरा क्या बोला कि जो हमारे अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या होगी, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, वही उसकी कोटि कहलाएगी। लेकिन आपको एक बात सर समझ में आनी चाहिए कि जिनकी सांद्रता पर वेग निर्भर करेगा, मतलब जिनकी सांद्रता जैसी भी होगी, मतलब मान लेते सांद्रता 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, हमने कोटि निकाली अभिक्रिया की। अगर हम बात करते उसमें अभिकारक की जो सांद्रता है, जितनी अणुओं की संख्या होगी उसका वेग उस पर ही निर्भर करेगा कि उसकी सांद्रता उस अभिक्रिया की कैसी है। तो मैंने क्या बोला, नीचे देखो, जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर। क्या मैंने आपको ये कल बात नहीं बताई थी? आपको मैंने यही बात बताई थी कि अभिकारक की सांद्रता जो भी होती है या अभिक्रिया का वेग जो भी होता है, वो आपके अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलो, होपफुली आप लोगों को लिख गया होगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। फिर मुझे नोट पॉइंट लिखना है, नोट पॉइंट लिखना फटाफट। देखो, फटाफट नोट पॉइंट आ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट, यदि अभिक्रिया की कोटि 1 हो, ठीक है, यदि अभिक्रिया की कोटि, अगर मैं अभिक्रिया की कोटि की बात करता, यदि अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती 1, या मैं मान लेता हूं अभिक्रिया की कोटि कितनी है 0, तो वह शून्य कोटि होगी। तो 0 आई तो क्या होगी?
इसको हम बोलेंगे शून्य कोटि। क्या बोलेंगे? शून्य शून्य कोटि शून्य कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया डन है? हाँ या ना? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना है यहां तक। अब मैं थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूं। यदि अभिक्रिया की कोटि यदि अभिक्रिया की कोटि यदि अभिक्रिया की कोटि यहां पर मैं कह देता 1 है, 2 है, 3 है। अगर हमारा 1 होता तो इसको हम लोग बोलते प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास हो जाती द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर 3 हो जाता तो आपका आंसर होता ये हमारे पास होती तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बोलो हाँ या ना? तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आई कि नहीं आई? अभिक्रिया की कोटि समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल हाँ या ना? झुग 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 शंबा, झुग 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 शरम्पा। अच्छा परम्पा था। तो जल्दी से नोट करो भैया, ये वाली बातें आपको समझ में आई? अबे चलना भाई। अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया। अच्छा इतनी गया है क्या? चलो इतना पॉइंट क्लियर है? नोट कर लेना ये भैया जी, ये भैया जी पॉइंट नोट कर लियो। ये वाला पॉइंट क्या करोगे? ये वाला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, नोट करोगे, नोट। ठीक है चलो, अगर ये वाला पॉइंट आपको नोट हो गया तो और भी पॉइंट लिखने लिख गया भाई। पहले देख लो, सट्टे से लिख लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, स्टार बनाकर लिखेंगे। कोटि जो हमारे पास है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक 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 मान है। एक कैसा है बेटा? यह एक प्रायोगिक मान है। तो क्या हम कह सकते हैं, जिसे जिसे अभिक्रिया की समीकरण अभिक्रिया की समीकरण देखकर ज्ञात नहीं कर सकते। अभिक्रिया की समीकरण देखकर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है? अभिक्रिया की कोटि उसको समीकरण देखकर नहीं बता पाओगे, यह एक प्रायोगिक मान, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी साथ ही साथ लिखते चलना है तो बेकार हो। एक और लिखो, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। एक और ये पॉइंट हो गया, मतलब जो हमारा कोटि है, जिसको आप ऑर्डर कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोटि तथा आणविकता, कोटि तथा आणविकता, कोटि तथा आणविकता, कोटि तथा कोटि तथा आणविकता समान हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। ठीक है ना भैया? कोटि और आणविकता कैसी हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा सदी समान। कैसी हो सकती हैं? समान हो सकती है, बट समान हो सकती हैं और नहीं भी। इतना पॉइंट लिखो जल्दी से। कोटि व आणविकता समान भी हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है भैया, लिखते रहियो साथ साथ। इतनी मोहब्बत के साथ आपके साथ मेहनत शुरू कर दिया है,
बेटा फर्स्ट टाइम है जो आप लोग लिख लिख के पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो पीपीटी का तो इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, मैं भी कर लूंगा, यदि आप बोलोगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत सर आंखों पर। तो और क्या लिखो भैया, अब नेक्स्ट आता है जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, जटिल अपक्रिया। एक होती है जटिल अपक्रिया, एक होती है सरल अपक्रिया। जटिल अपक्रिया क्या होती है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो एक या एक से अधिक पदों में संपन्न हो, और एक हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं सरल अपक्रिया। सर सरल अपक्रिया क्या होती है? सर सरल अपक्रिया वो होती है जो एक ही लाइन में संपन्न हो जाए, वो है सरल अपक्रिया। तो जटिल और सरल में मतलब समझ में आया? जटिल कौन? जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट हो। तो जटिल अपक्रिया की तो हम फिर कोटि निकाल नहीं सकते। जब हम कोटि निकालेंगे तो इसका किया जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जानते हो? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्रियाविधि। क्रियाविधि कराएंगे, फिर हम उसमें पद देखेंगे कितने हैं। उन पदों को देखने के बाद हम ये देखेंगे सबसे धीमा पद कौन है। तो जटिल अपक्रिया की जो कोटि है वो सबसे धीमे पद पर निर्भर करेगी। जो पद सबसे स्लो चल रहा होगा उस समय उसकी अपक्रिया की कोटि वही होती। वो मैं एक आध एग्जांपल लेके समझा दूंगा, डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल सदैव आराम से पढ़ो। जटिल अपक्रिया की कोटि, जटिल अपक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। समझा कि नहीं भाई? सबसे धीमा पद तो वो हमारे जटिल अपक्रिया की कोटि। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है भैया? जो कोटि की बात करी जाए, कोटि हमारे पास कोटि शून्य, क्या बेटा? कोटि शून्य कॉमा भिन्नात्मक, कोटि शून्य कॉमा भिन्नात्मक व ऋणात्मक, ठीक है भैया? ऋणात्मक भी हो सकती है, तो याद रखो इस पॉइंट को कि जो हमारे पास कोटि होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोटि। तो कोटि कैसी होगी? शून्य भी हो सकती है। कैसी हो सकती है बाबू? शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? शून्य भी होती है, भिन्नात्मक भी होती है, और आप लोगों को कैसे देखने को मिल सकती है? ऋणात्मक भी देखने को मिल सकती है। ये है आपकी कोटि, ठीक है? नोट करो सारे के सारे पॉइंट जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो, बड़े प्यार से चल रहा है सब। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी करो भाई। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। जल्दी से लिखो भाई, तब फिर आगे चलेंगे हम लोग, तब कहीं हम पहुंच पाएंगे शून्य कोटि अपक्रिया पर। लेकिन शून्य कोटि अपक्रिया से पहले हमारे पास एक आ जाती है जो कि हम लोग कहते हैं प्रारंभिक व जटिल अपक्रिया, ठीक है ना भाई? जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कराया, उसी को आप हेडिंग बनाएंगे, प्रारंभिक व जटिल अपक्रिया, ठीक है ना भाई? तो थोड़ा देखो ज्ञान लेते चलो, जरूरी है ज्ञान को देना, है ना? तो चलो फिर हेडिंग बनाओ, सरल अपक्रिया व या प्रारंभिक अपक्रिया। हेडिंग बनाइए। हमारे पास तो टॉपिक में नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक में याद रखो, एक हमारे पास क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक, 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 ठीक है भैया? प्रारंभिक होता है, क्या होता है पुत्र? प्रारंभिक एवं, प्रारंभिक एवं, प्रारंभिक एवं, प्रारंभिक एवं जटिल, जटिल, प्रारंभिक एवं जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, प्रारंभिक एवं जटिल अभिक्रिया। जो बात मैंने देखो समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, एक बात समझाई थी, बस उसी को लेकर चलो।
प्रारंभिक एवं जटिल अपक्रिया जो हमारे पास है उसको ही लेके चलो। हमारे पास क्या बात थी प्रारंभिक एवं जटिल अपक्रिया की, उसको समझना। मैंने क्या बोला था, जो हमारे पास जो अपक्रिया केवल एक पद में संपन्न हो जाए या एक पद में पूरी हो जाए उसे प्रारंभिक या सरल अपक्रिया कहते हैं। तो जो लिखेंगे भैया, जो अपक्रिया केवल एक पद में जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूरी हो जाती है, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूरी हो जाती है उसे प्रारंभिक व सरल अपक्रिया कहते हैं। सरल अभिक्रिया कहते हैं। सरल अपक्रिया कहते हैं। तो जो अपक्रिया हमारी एक पद में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल या प्रारंभिक। अब जो अपक्रिया है ना बेटा, जो अपक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण हो उसे जटिल अपक्रिया बोलेंगे। तो क्या लिखोगे इसी लाइन में ठीक उल्टा लिखना कि है ना, परंतु जो अपक्रिया एक से अधिक पदों में ठीक है भैया, परंतु जो अपक्रिया एक से अधिक पदों में क्या होते हैं भैया, पूर्ण होती है उसे जटिल अपक्रिया कहते हैं। उसे जटिल अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फटाक से अपने दिमाग और भेजे को जल्दी से लगा डालो और मेरे को बता दो सर, अरे यार ये भी चला गया। ठीक है ना, रुग 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 चंबल रुग लिखा जा रहा मेरे पास। चलो कोई नहीं, उसको सही कर देंगे। जल्दी से देखो भाई, डन है। जो अपक्रिया हमारे पास क्या होती है, एक पद में कंप्लीट हो जाए वो सरल या प्रारंभिक होगी। जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होगी उसको क्या बोलेंगे, जटिल अपक्रिया। जटिल अपक्रिया की कभी भी हम कोटि नहीं निकाल सकते। अगर हमें कोटि निकालनी है तो उसकी हम लोग करेंगे क्रियाविधि जब हम कराएंगे तो सबसे जो धीमा पद होगा उसकी ही हम लोग क्या निकालते हैं, कोटि। ठीक है ना। तो अभी मैं कोटि का भी एग्जाम्पल लूंगा, सारा कुछ लूंगा। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, आप लोग हमने बताएंगे, हम क्या बताएंगे कि क्या आंसर हुई है। ठीक है भैया, चलो ठीक है ना। अब चलो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, शून्य कोटि के लिए के का मात्रक बताओ। तो शून्य कोटि के लिए के का मात्रक बताना है, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये शून्य कोटि अपक्रिया क्या होती है और इसका के का मात्रक कैसे लिखाया जाता है, आप लोग बताएंगे? आप लोग कोई बताएगा? नहीं बताओगे? चलो मैं बता दे रहा हूं। शून्य कोटि के लिए हो गया है ना बेटा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता प्रथम कोटि का क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछ देता कि द्वितीय कोटि के लिए, अगर मैं आप लोगों से पूछ देता द्वितीय कोटि के लिए, अगर मैं आप लोगों से पूछ देता द्वितीय कोटि के लिए क्या होता, अगर मैं आप लोगों से पूछ देता तृतीय कोटि के लिए क्या होता, तो यहां पर हमने प्रथम लगा देना है
और यहां पर मेरे को द्वितीय लगा देना है, और यहां पर मेरे को तृतीय लगा देना है। ठीक है, तो जल्दी से देखो, हमने 3 प्रश्न पूछे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और सभी के आंसर आप लोगों को देने हैं। मैं आप लोगों को पहले एक बताऊंगा, जिसका मैं क्या खोल दूंगा, कमेंट, मतलब एक बताकर मैं कमेंट ओपन कर दूंगा, बाकियों के आपको देने हैं आंसर, बाकियों को आपके आंसर देने। ठीक है ना, अब देखो कैसे लगाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम के फेवरेट है 1 नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा शून्य, तो n बराबर कितना हो गया, 1। सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है क्या कराया जाता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो n बराबर कितना रखा जाएगा, 1। अगर n बराबर 1 रखा जाएगा, ध्यान से सुनना, सॉरी शून्य की, अरे रे रे गलती हो जाती है अभी, सॉरी शक्तिमान, यहां पर कितना लिया जाएगा, 0, शून्य की है ना बात। तो यहां पर अगर मैं बात करता तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर भैया जी इसको हम लोग माइनस कराते, अगर हम इसको माइनस कराते 1 से 0 को, तो 1 बचता, तो 1 का मतलब मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। के का मात्रक हो गया। अब जल्दी जल्दी बता दो, हमारे पास प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि के लिए के का मात्रक है ना बेटा। सर आप डेफिनेशन अच्छी लिखवाते, थैंक यू वैष्णवी। जल्दी से बताओ, प्रथम कोटि का क्या बात है, शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया, और मैं इस बात से शिवानी सहमति हूं, है ना, क्योंकि आपने ही बोला था कि भैया मजा आता है कि आप अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो चलो चलो। मैं रंग शरबतों का, तू भी टका टका पानी हो। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्रथम कोट के लिए क्या होगा, n बराबर 1। बहुत ही मैं देखो सिंसियर आदमी हूं, मैं ज्यादा चिल्लाता नहीं हूं। मोल पर लीटर की पावर कितना, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो सीधे सेकेंड इनवर्स हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना भाई। क्या बात, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो खुश हो गया भाई, मैं तो खुश हो गया। चलो आ जाओ इसका लगाते हैं। इसके लिए n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 के लिए मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर ये घटाते तो ऐसा लिखते, मोल पर लीटर की पावर माइनस का 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बताओ, आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे बाबू, मोल लिखते, मोल इनवर्स लिखते, इनटू लीटर लिखते, इनटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, देखना एमसीक्यू वैसे ही पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जोर लगा के है ईसा, बहुत शानदार। तृतीय का लगाएं, तृतीय का लगाएं तो n बराबर कितना, 3। तो आप क्या बोलोगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर माइनस के 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको कैसे लिखोगे, मोल की पावर माइनस के 2 इंटू लीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड इनवर्स।
ठीक है ना? चलो बोलो क्लियर है? जरा 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 जल्दी से बताओ क्लियर है? देख के बताओ सारे के सारे आ गए? अरे बोलते क्यों नहीं? बोला करो। बोलने से क्या होता है, आपका मुंह में जो लगी हुई जंग है, कोरिजन है, मैंने पढ़ाया था, मुंह में जो लगी हुई कोरिजन है बेटा, वो क्या हो जाती है ना बेटा, वो खुल जाती है। तो कोरिजन को अगर खोलना है तो बोलना है। यहां तक डन है? चलो अगर यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया है तो अब आप लोगों को मैं सीधे लेकर चलूंगा है हवेली पे। कहां पर लेके चलूंगा? हवेली पे। अभी ढेर सारे क्वेश्चन इनके होंगे, अभी मैं कराऊंगा ना, लेकिन अभी मैं शून्य कोटि पर चलूंगा। किस पर चलूंगा पुत्र? शून्य कोटि पर। सर क्या बेटा क्या लिखना चाह रहे हो? इजी था इसलिए अच्छा आ गया। क्या बोलना चाह रहे हो? आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप क्या बोलना चाह रहे हो? एक कह रहा है एमसीक्यू कराइए। हाँ एक्चुअल में मेरे मौसा जी कह के गए थे आज, कह रहे थे बच्चों को एमसीक्यू ज्यादा मत पढ़ाया करो, उसमें वे केवल तुक्का मारते हैं, पढ़ते तो है नहीं। और एमसीक्यू कराया तो करो, लेकिन कब कराया करो? ज्यादा प्रैक्टिस तब कराया करो जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया करो। तो मैंने बोला ठीक है, अब मौसा जी की बात तो टाल नहीं सकता। यही क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू में बना के रख ले। कैसे लिख सकता है? लिखा गया होगा शून्य कोटि अपक्रिया के लिए के का मात्रक होता है। अब यहां पर चारों दे देगा, एक वो देगा जो शून्य का है, बाकी सारे के सारे क्लियर हैं। चलो न्यूमेरिकल वगैरह भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप सोचो नहीं, सोच नहीं पाओगे, सब कुछ कराएंगे। मैंने क्या बोला? आप सोच नहीं पाओगे, हम सब कराएंगे। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि हम कुछ नहीं कराएंगे तो फिर आपको गलत लगता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कराने वाले हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो परफेक्ट टाइम है मेरे पास लिखने का, और आपके पास भी पता है एक सबसे अच्छा आंसर क्या है। आप मेरे पुत्र है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक पता है लिख लिख के पढ़ाने का एक फायदा क्या है? आप हमारे साथ ही साथ, मैं लिखूंगा, लिखने के साथ ही साथ आप क्या करोगे? साथ ही साथ नोट्स बनाओगे। सबसे बड़ा काम आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, आपका क्या नहीं लगेगा? बैकलॉग। और जैसे ही आपका बैकलॉग लग जाता है वहीं से आप डैमेज हो जाते हो। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है पुत्र? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अंग्रेजी इसलिए लिख दिया ताकि हमारा मन हो रहा था, दबा के मन हो रहा था अंग्रेजी लिखने का, इसलिए हमने लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए स्टार बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार दूंगा मैं इसको। इतना ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया शून्य कोटि। ये तो बनेगा बनेगा, डेफिनेशन भी पूछता है और कभी कभी इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो चले आगे। चलो अब एक बात ध्यान सुनना, ऐसी तो पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाते हैं। तो लिखो भैया कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये वाला लेते हैं। तो यहां शुरू करते हैं। लिखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, जल्दी जल्दी लिखो। ऐसी अभिक्रिया जिसका 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 वेग अभिकारक, जिसका वेग अभिकारकों, ठीक है भैया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होता है। समानुपाती
होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभी मैं सारा का सारा डिफाइन करूंगा, कहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, कहां से आया, हर एक बात को बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से, है ना, इनको मैं करने की कोशिश करूंगा। पहले इसको मैं सीधा कर दूं, ये टिढ़वा जाता है, ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर। अब देखो कैसे समझने का काम करिएगा, समझाने का काम हमारा है, लेकिन एक बात और अच्छी लिखो सर। क्या? जैसे मान लेते हैं अवकारकों की सांद्रताओं की घातों का शून्य होना चाहिए, मतलब शून्य घात के समानुपाती होगा। किसके होगा? शून्य घात के समानुपाती होगा। तो मतलब यहां पर ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं हर एक बात को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा रुक जाना, बस 1 सेकेंड रुकना। अर्थात ध्यान से सुनना, अर्थात यहां से लिखूं, अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात इन अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं का वेग, इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की अणुओं की सांद्रता, अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता, अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अभिकारक अणुओं की कितनी भी सांद्रता हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्या कह रहा है और क्या इसका मीन है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, पहले मान लेते हैं ये एक कोई अभिकारक है, ये कोई आर है। मैं ऐसे देता हूं, ध्यान से सुनना, उदाहरण के तौर पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई ये अभिकारक है आर, मतलब ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास अभिकारक है। अभिकारक क्या बनाएगा? तो आपका आंसर होगा सर उत्पाद बनाएगा। अब चलो इसको मान लेते हैं आर और इसको क्या मान लेते हैं पी। आज समझना, उसने क्या बोला है, जो हमारे पास होगी अभिक्रिया का वेग होगा या अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो शून्य घात के समानुपाती होगी। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 0? आर की पावर कितनी होना चाहिए? 0। अर्थात अगर आर की पावर 0 हो गया तो क्या आर बराबर के नहीं होगा? कहने का मतलब ये है, इसने ये जो नई लाइन बोली तो ध्यान से सुनना, अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, जो अभिकारक होगा यहां पर कितना भी अणु लगा हो, उसकी सांद्रता आपको 0 ही करनी पड़ेगी, या उस पर मैं ये बोलूं उस पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होगी वो 0 के समानुपाती है, वो 0 ही तो है। अब जैसे लाइक मैं एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं, कई सारे एग्जाम्पल इसके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो डायरेक्ट पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। कौन सा बहुत ज्यादा पूछा जाता है? जरा ध्यान से सुनना, कौन सा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना। कैसे हुआ है आज पहली बार, क्या हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगा, है ना यार। अगर इसमें कॉपी जैसी लाइन खींची होगा तो मजा आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा पूछा गया है, जो हमारे पास उदाहरण है वो मैं लिखने जा रहा हूं। कोई गलती हो तो क्षमा करना, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मैं करने जा रहा हूं, कोई गाना गाने जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, मैं आपके समक्ष एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं या जा रही हूं। कोई उस गाना में गलती हो जाती है तो मैं आप लोगों से क्षमा याचना मांगता हूं या मांगती हूं।
ठीक है ना भाई। तो ये हम लोग कहते हैं ना जो आदरणीय हमारे विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य और सभी अध्यापक और हमारे यहाँ पधारे हुए अतिथियों सभी का सबसे पहले हम स्वागत और सम्मान करते हैं। और आपके समक्ष मैं एक राष्ट्रीय गीत गाने जा रहा हूं। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। और गाना कुछ इस प्रकार है। कौन है गाना? गाना कौन सा गाएं? रंग दे बसंती चोला माए, रंग द बसंती चोला। चलो भाई, अब यहां पर उदाहरण देखना, जैसे ध्यान से सुनना। लिखा होता हमारे पास H2, क्या लिखा होता हमारे पास? लिखा होता H2 प्लस Cl2 बनकर आता 2HCl। क्या बनकर आता? 2HCl। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसमें? सनलाइट में। तो अब देखो ऐसे लिखा जाएगा इसको, R बराबर K, ये लिखा जाएगा H2 और ये लिखा जाएगा Cl2। अब इनकी जो सांद्रता होगी कितनी रखी जाएगी? 0। अर्थात आप क्या बोलोगे? R बराबर क्या होगा? K। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपसे जो कहना चाह रही हूं वो आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने जो बोली उन बातों को आप समझी कि नहीं समझी, जरा ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल लेते, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आप लोगों के लिए मैं बता सकता हूं। ठीक है ना भाई? चलो, ये पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूं और समझती हूं और समझाने की कोशिश करती हूं। 2N2O जो है वो हमारा AU मतलब गोल्ड की प्रेजेंस में जब करता है तो हमारे पास यहां पर बनाता है 2N2 प्लस O2। तो यहां पर अब देखोगे R बराबर, इसकी सांद्रता से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 होती, बट हमें 2 नहीं लिखना है। N2O की पावर कितना लगाओगे? 0। अर्थात क्या बोलोगे? R बराबर K। R बराबर क्या बोलोगे? K। बोलो क्लियर? अब एक और तीसरा एग्जाम्पल लिख देवत बउआ। तीसरा एग्जाम्पल हमारा बोलत है कि जैसे हमारे पास 2 टाइम ऑफ NH3 अमोनिया होता, ठीक है ना, और इसको 1130 K पर और PT की प्रेजेंस में इसको हम कराते, तो क्या बनता भैया? N2 बनता और 3 टाइम ऑफ H2 बनता। याद आया? तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखोगे? R बराबर K और NH3 की पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांद्रता जो है देखो पहले के लिखा, इन अपक्रियाओं के वेग अपकारकों के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर 2 भली लिखा, लेकिन हम कितना मेजर करेंगे? 0। कितना मेजर करेंगे? 0। अर्थात आप क्या कह सकते हो? R बराबर होगा क्या? K। तो जब कभी भी R बराबर K लिखे मिल जाए तो इसकी मतलब होती है कि वो हमारे पास कैसी है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है? शून्य कोटि अपक्रिया है। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलूंगा। इसके डेरिवेशन पे। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि डेरिवेशन अगर नहीं आया तो फिर आपको क्या आया? डेरिवेशन नहीं आया तो फिर आपको क्या आया? जल्दी से करो डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत ही बढ़िया है ना? शून्य कोटि के लिए या शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है भैया? चलो जल्दी से हेडिंग बना लो, फिर लिखते हैं। ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि। लिखो लिखो लिखो। लिख गया? लिख गया? चलो अब हेडिंग बनाओ। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, कहां गया पेन? लिखो भैया, हेडिंग बनाओ। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए क्या बनाएंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। वाह सर वाह, मजा आ गया। क्या राइटिंग लिखते हैं सर आप। तो क्या लिखेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि
अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखेंगे भाई? समाकलित वेग समीकरण। ठीक है पुत्र। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना, ये देखो जल्दी तुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाकलित वेग समीकरण। हमारे इस केमिस्ट्री में दो ही समाकलित वेग समीकरण है। एक हमारे पास है जो कि पहला, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रथम कोटि के लिए, और एक हमारे पास है शून्य कोटि के लिए। ठीक है ना? तो अब हम करने जा रहे हैं शून्य कोटि। चलिए करिए। जैसे हमारे पास कोई एक अभिकारक आर होता और बन के आता उत्पाद पी, उत्पाद पी बन के आता। जरा ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आर होता तो बराबर, है ना, क्या मैं इसको ऐसे ही नहीं लिख सकता? माइनस के डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में, क्या मैं इसको डी टी नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको डी आर अपॉन में डी टी नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको डी आर अपॉन में डी टी नहीं कर सकता सर? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको देखता तो बराबर होता या मैं प्रोपोर्शनल बुलाता, और आर की पावर क्या बोलता भैया जी? 0, क्योंकि शून्य कोटि की है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? माइनस के ये हमारे पास डी आर होते, अपॉन में हम डी टी लिखते, और बराबर हम लगाते प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, और आर की पावर अगर हमारे पास 0 है तो इनटू में कितना हो जाता? मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाता? 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस माइनस के dt को उधर लेकर जाता तो क्या मैं इधर पर dr लिखता और बराबर माइनस के dt लिखता? क्या लिखता? माइनस के dt लिखता। अब जरा ध्यान से सुनना। अब हमें इस साइड क्या करना है? दोनों ओर समाकलन करने पर तो मैं लिमिट सहित बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोनों ओर, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ लिमिट सहित, दोनों तरफ लिमिट सहित, लिमिट सहित समाकलन, 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 दोनों ओर लिमिट सहित समाकलन, समाकलन करने पर, करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है? चलो अब जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है? तो आपका आंसर होगा ये। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान से सुनना। मैं इनको कैसे कर सकता हूं? अगर हमारे पास ये डी आर है तो इसको मैं लिख सकता हूं डी आर। हाँ या ना सुनना? बराबर मैं के का कर नहीं सकता बेटा, के कांस्टेंट वैल्यू है। के का मैं कर नहीं सकता, के एक कांस्टेंट वैल्यू है। किसका कर सकता हूं सर? dt। तो ये हमारे पास dt हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं r को देखता हूं तो r हमारे पास होता है, r को मैं r नॉट लिखूंगा और इधर मैं लिखूंगा r। ठीक है भैया? r नॉट क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और r को बोलते हैं हम लोग अंतिम सांद्रता, है ना? प्रारंभिक मतलब जब सांद्रता जैसी होती है, और जब बन के आती है वो अंतिम होती है। जब अभिक्रिया बनना शुरू नहीं होता है तो ये लिमिट होगी t बराबर 0, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो t बराबर कुछ लगा हुआ टाइम। क्लियर है? आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां तक बातें सेट है? यहां तक बातें सेट है? बोलो यहां तक बातें सेट है? अरे रे, यहां तक बातें सेट है। लिमिट मैंने लगा दी। अब देखो, आप लोगों को पता होगा, अगर मैं समाकलन की बात करता तो अगर मैं dx का कराता हूं तो x होता है, अगर मैं dy का कराता तो y होता है, अगर da का कराता तो a होता। तो लिखा क्या यहां पर है? dr। तो dr का क्या होगा? r होगा। हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? dr का क्या हो जाएगा सर? r हो जाएगा। अब हमें लगाना है लिमिट। तो ये हमारे पास क्या बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन मतलब अंतिम सांद्रता। ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास अंतिम सांद्रता,
और ये हमारे पास होगी प्रारंभिक सांद्रता बराबर माइनस के। दोबारा मैं समझाऊंगा लेकिन पूछोगे नहीं, मैं दोबारा बता नहीं पाऊंगा। यहां पर क्या बेटा टी, जब हमारा 0 और फिर ये टी। अब आपको लिमिट खोलनी आती होगी, अपर से लोअर को माइनस कराते हैं, तो आप क्या कराओगे, आर माइनस के आर नॉट, है ना भैया, ये आर नॉट है बराबर माइनस के के साथ टी, हाँ या ना। अब माइनस के टी को अगर हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अरे टी बराबर क्या होता है, ये वैल्यू पलट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस के आर। इतना बात समझो पहले, इतना बात समझो पहले। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया तो लगभग आ गया। सर क्या, अगर मैं इस टी को नीचे ले आता तो आप बोलते सर के बराबर क्या हो जाएगा, ये आर नॉट हो जाएगा माइनस के आर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा सर जी टी हो जाएगा। और एक्चुअल में हमको क्या चाहिए था, हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए था, है ना, हमको यही चाहिए था। अब यहां पर देखना आर नॉट को, आर नॉट जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है उसको हम ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं। ये हमारे पास है प्रारंभिक सांद्रता, क्या है प्रारंभिक सांद्रता। जो हमारे पास आर है, आर को हम ए माइनस एक्स से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम सांद्रता। इसका नाम होता, इसका काम होता है, ये हमारा काम करेगा अंतिम सांद्रता का। किसका काम करेगा, अंतिम सांद्रता का। अगर मैं यहां पर वैल्यू रखा था तो हम बोल सकते थे के बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स। तो देखो भैया माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता तो ये वाली प्लस की हो जाती है एक्स, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो के बराबर क्या हो गया एक्स अपॉन में टी। एक हमारे पास ये भी आ जाता है, जो एक्स हमारे पास होती है, एक्स हमारे पास यानी कि मैं बोलूंगा जहां 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 अगर मैं बोलूं जहां एक्स बराबर क्या है, इसका आंसर होगा वियोजन, वियोजन की मात्रा। क्या होगा भैया, वियोजन की मात्रा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन की मात्रा। ठीक है भैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन की मात्रा। दोबारा समझा रहे, समझ लो खाली। शून्य कोटि के लिए अगर मैं समाकलित वेग समीकरण की बात करूं, कोई अगर अभिकारक उत्पाद बन रहा है तो इसके लिए हम अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं, आर। अब आप लोगों को पता होगा अभिकारक को माइनस के साथ और उत्पाद को प्लस के साथ, बट हमें उत्पाद से लेना देना नहीं है। अभिक्रिया का वेग या दर किस पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता। तो हमने आर लिख लिया माइनस के डी आर अपॉन में डी टी, डायरेक्टली समानुपाती होगा आर की पावर 0। क्लियर है। अब मैंने यहाँ समानुपाती का साइन हटाया तो के आया। अब चलो ठीक है, अब आर की पावर 0 का मतलब 1, माइनस के डी टी हो गया और उधर लेके जाएंगे तो माइनस के डी टी हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट सहित मैंने क्या करा, समाकलन। तो समाकलन लगाएंगे किसके सापेक्ष, अगर यहाँ पर आर है तो आर के सापेक्ष, अगर टी है तो टी के सापेक्ष लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आर था तो ये प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम। जब कोई स्टार्ट चीज नहीं होती तो प्रारंभिक, अगर कुछ बनकर आ जाए तो अंतिम। और जब कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तो टाइम 0, जब कुछ करोगे तो कुछ टाइम भी लगेगा। तो ये प्रारंभिक, ये अंतिम। चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसका डी का समाकलन किया तो आर आया, यहां पर डी का किया तो टी आया। अब अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर से लोअर मतलब अपर से लोअर वाली, मतलब ऊपर वाले से नीचे हम घटाते हैं जब हम लिमिट को खोलते हैं। तो देखो आर से आर नॉट और माइनस के टी, मतलब टी का यहाँ पर देखो टी में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, टी बचेगा ना। तो ये माइनस के टी हो गया। अब चलो ठीक, अब माइनस के टी को मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस का होगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो क्या हो गया आर नॉट अपॉन में आर। ठीक है ना, सॉरी आर नॉट माइनस के आर। अब देखो टी को अगर मैं नीचे लेकर चला गया तो क्या हो गया, आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी। अब यहां पर आर नॉट को हम लोग ए बोलते हैं जिसको हम प्रारंभिक सांद्रता, ए को हम लोग ए माइनस एक्स जिसको हम अंतिम सांद्रता, और यहां पर हम के बराबर क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे तो मैंने यहां वैल्यू रख दी ए और ए माइनस एक्स। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा तो एक्स जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स अपॉन में टी। जो एक्स होता है वो वियोजन की मात्रा, यानी कि अभिक्रिया के समय कितनी वियोजित हुई अभिक्रिया, वो एक्स होती है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए
जल्दी जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट। हो गया? काफी कुछ लिख डाला यार आज मैंने तो। आज तो मैं खुश हो गया, आज तो मैं खुश हो गया भाई, आज तो मैं खुश हो गया। क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। चलो भैया जल्दी से नोट करो, फिर मैं कुछ और लिखाने वाला हूं। अभी हमारे पास खूब टाइम है, तो जल्दी का काम बिल्कुल नहीं है। जल्दी का काम शैतान का है, और मुझे नहीं लगता कि आप शैतान हो, आप तो हैवान है, हैवान। चलिए अब हम लिखने वाले हैं शून्य कोटि अपक्रिया के लक्षण। ठीक है बेटा, शून्य कोटि अपक्रिया के लक्षण। तो एक काम करते हैं, थोड़ा तो पीपीटी का इस्तेमाल कर ही लिया करो कभी कभी, है? क्या कहते हो, क्या कहते हो? शून्य कोटि अपक्रिया के लक्षण लिखोगे क्या? चलो आ जाओ, शून्य कोटि अपक्रिया के लक्षण देख लो, है ना। पहला लक्षण आप देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। पहला एक समीकरण ये था अभी बनाया, और दूसरा हमारे पास क्या था, x अपॉन में t। खत्म। अब आगे देखो दूसरा, शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग जो r है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर। क्यों रहता है? क्योंकि r बराबर किसके होता है, k के होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया जो है सदैव पूर्ण होती है, तथा इनके पूर्ण होने में लगा समय a/k होता है। अब a क्या है, a को आप लोग जानते हो, ये लिखा है, a को हम r0 कहते हैं, r0 को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो सारे पॉइंट याद करने, लक्षण क्या क्या होते हैं। प्रथम कोटि की सदैव अपक्रिया पूर्ण नहीं होती है। मैंने यहां पर बोला शून्य कोटि अपक्रिया दो फार्मूले दिखाएगा। यहां पर शून्य कोटि अपक्रिया का जो वेग यानी कि r है वो सदैव स्थिर रहेगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है, k के होता है। हमने नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया कि शून्य कोटि अपक्रिया सदैव पूर्ण होती। क्या होती है? सदैव पूर्ण होती। और इनके पूर्ण होने में लगा समय कैसा होता है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन में के, है ना। के समझ गए ना क्या है? चलो अब हमने ये समझा दिया। अब नेक्स्ट और पॉइंट देखो, अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, इसको आप याद कर लेना, इससे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। नीट और जेईई की तैयारी करोगे तो ये वाली बातें बहुत जरूरी है। जो टी हाफ होता है वो ए के क्या होता है, टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या होता है, अर्ध आयु, अर्ध आयु काल। अभी आपको पढ़ाएंगे, जो हमारे पास टी हाफ यहाँ पर लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु काल या अर्ध आयु। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब अभिक्रिया की जो हाफ लाइफ होती है हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर देखेंगे तो जो r0 ये a ही तो r0 है। अब देखो टी हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में 2k, a अपॉन में 2k। अब a को हम टी हाफ को कैसे लिखेंगे, ये प्रारंभिक सांद्रता अपॉन में 2k, या s को हम a को r0 लिख देंगे तब 2k हो जाएगा। ठीक है, अब r का मात्रक और k का मात्रक इस दौरान कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये शून्य कोटि अपक्रिया की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही, शून्य कोटि अपक्रिया की बात करी जा रही है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर? नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी। जल्दी से बता दो, क्लियर है ना? नोट कर लो जल्दी से। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। You can pitch all day long, but I doesn't actually mean anything. अब बहुत सारे बच्चों को इसकी अंग्रेजी नहीं समझ में आई होगी, है ना। इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारे शिव सर जो हैं मेहनत तो बहुत कर रहे, लेकिन तुम लोग उसका आउटपुट नहीं दे रहे हो, है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन के लिए आपको मैं खोल रहा हूं, क्वेश्चन कहां गया, यहां पर मैं आप लोगों का खोल रहा हूं कमेंट, इसका बताओ जल्दी से आंसर क्या है। ठीक है बेटा, थैंक यू हिमानी, लव यू बच्चा। आ जाओ इधर देखो, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन नंबर पहला लिखा गया इतना, कह रहा कुल अपक्रिया की कोटि बताइए, तो बता लोगे ना भैया, जिनका वेग स्थिरांक है इतना। तो जल्दी से बताओ क्या करोगे, कुल अपक्रिया की कोटि निकालोगे तो r बराबर जो के a की पावर 1/2 और b की पावर कितना 3/2, तो 1/2
प्लस 3/2 कितना हो गया बेटा? तो आपका आंसर होगा 4/2। 4 का मतलब 2, तो अब क्रिया की कोटि कितनी हो गई? 2। बोलो क्लियर है? बहुत सही। दूसरे का जल्दी से बताओ, दूसरे को क्या बोलोगे? r बराबर के, a की पावर कितना? 3/2 और b की पावर है -1। तो आप कहोगे 3/2 -1 -1 कितना आएगा? इसका आंसर बताओ। तो सारे बच्चों को पता है, 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना भैया? 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहां क्या करेंगे? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। अबे 1/2 आएगा, हाँ 1.5 नोट कर लो। जल्दी से बताओ, ये वाला आया कुछ समझ में? मुझे तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताओ कि क्या हम करें, आप ही से ममा। देखो कई सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से भी लगा के लाना। इधर लिखा गया निम्नलिखित वेग स्थिरांक के लिए अब क्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। चलो अब क्रिया की कोटि निकालते हैं। अब क्रिया की कोटि की पहचान करने के लिए बोला गया, देखो ये दे रखा, एक ये दे रखा और ये, हमको इससे मतलब है। इसको देखो और जल्दी से बताओ n बराबर वैल्यू कितनी। अगर इसको देखेंगे तो n बराबर हमारे पास कितना है? 1 रहा होगा तभी तो सेकंड इनवर्स आता है। मोल पर लीटर की पावर 1 - n, अगर हम 1 रखा देते तो 0 तभी सेकंड। तो ये वाला हमारे पास दूसरा का आंसर हमारे पास क्या हो गया? तो आपका आंसर होगा प्रथम कोटि। कैसी होगी बेटा? प्रथम कोटि की। कैसी होगी? तो ये हमारे पास हो गया प्रथम कोटि। इसके लिए बताओ कितना है? अगर हमारा मोल इनवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है? मोल इनवर्स आ रहा है। तो मोल इनवर्स तब बनेगा जब 1 से ज्यादा रही होगी, मतलब 2। तो हमारे पास पहले का आंसर क्या हुआ? द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि। तो समझ में आया? ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम और द्वितीय थी, हमें इससे लेना देना नहीं था, हमें उसके मात्रक से लेना देना था। क्या था? चलो बहुत बढ़िया। ऐसे भी फटेले क्वेश्चन कर ही लेते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को HW, कल लगाकर लाओगे, जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? एक ये क्वेश्चन करके लाओगे और एक ये वाला, वेग नियम को कैसे ज्ञात करेंगे। चलो ये तो हमारे पास प्रश्न हो गया। चलो अब हम पहले प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आप लोगों को करके लाना थ्योरी वाले, ठीक है ना? पहले लिखा गया निम्नलिखित अभिक्रिया 2NOG, है ना, गैसियस फॉर्मेट में है, प्लस आपका क्या लिखा है? O2, तो बन के आया 2O2 के लिए आप कैसे वेग को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर इसका आंसर है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये पढ़िएगा। फिर हमारे पास आता है शून्य कोट अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा या उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण देकर आपको समझाना है। और देखो क्या लिखा है? वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। याद आया? अभी मैंने कराया है, ऐसा क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना? तो आपको ये देखो, ये सारा का सारा शून्य कोटि के बारे में लिखना विद एग्जाम्पल के साथ, और ये डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है? चलो इसके बाद हमारे पास आ जाओ। यदि दाब को एक बार में, है ना, तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अपक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयां। तो देखो हमारे पास बार और उसमें दोनों के दोनों दे रखी हैं, इकाइयां देख सकते हो मिनट में आई, ठीक है? अब आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक, है ना, किसका? अभिक्रिया क्या क्या लिखा है? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं उसका मात्रक लिखो। क्वेश्चन देख रहे हो? क्वेश्चन वही है जो मैंने कराए हैं। देख सकते हैं थ्योरी वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसके आंसर देने। ये आपके सामने उसका आंसर है, ठीक है भैया? ये इसके सामने आपका आंसर दे रखा है, तो आप ऐसे लिखोगे, आप अपनी कॉपी पे समझाओगे, ठीक है ना? बस खत्म। तो ये हमारे पास कुछ थे आज के क्वेश्चन। कुछ अगर एरर हो इनमें तो सही कर लेना, थ्योरी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब मैं आप लोगों के डाउट देख लेता हूं। हाँ, कल आप लोगों को भी पता होगा, कल बकरीद है, तो हमारे सारे भाइयों को, है ना, बकरीद की शुभकामनाएं। बढ़िया, जो आपकी छुट्टी है बढ़िया एंजॉय करो। कल आप लोगों को बढ़िया पढ़ना। हाँ, इन सभी के क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव आप लिखते रहना और याद करते रहना, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अब देखते हैं मेरे भाई,
सर डेरिवेशन में न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या है? डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या है? वाह, काश आप हमारे पास होते माही, तो मैं बताता न्यूमेरिकल और डिफरेंस। न्यूमेरिकल लगता है कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। अब डेरिवेशन सिद्ध करना है किसी चीज को, प्रूवन होता है। सर ये नहीं समझ में आया लोकेश मिश्रा। अरे लोकेश, क्या नहीं समझ में आया? शून्य कोटि क्या होती है? शून्य यानी कि शून्य घात के समानुपाती हो। तो मैंने बोला देखो आर मतलब आर डायरेक्टली समानुपाती किसके हो गए? आर की पावर 0 के। सर ग्राफ बताओ। हाँ जी, ग्राफ में बताऊंगा, लेकिन पता है मैंने ग्राफ अभी क्यों नहीं बताए? बोलो क्यों सर? ग्राफ में आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर अश्विनी मौर्य, और कौन था? डॉक्टर अश्विनी मौर्य। ग्राफ हम दोनों के एक साथ बताएंगे। मैं शून्य का और प्रथम का दोनों का ग्राफ एक साथ कराऊंगा, ठीक है? शून्य और प्रथम का एक साथ कराएंगे ताकि आपको सिमिलैरिटी दोनों में रहे। चलो ग्राफ का क्वेश्चन मैंने, चलो आपने पूछ लिया, नहीं तो मैं बताता। यहां पर मोल की जगह 0 क्यों आया है? कहां पर मोल की जगह 0 आया मेरे पुत्र, मेरे राजा पुत्र आयुष? 0 कहां पर आया? अच्छा, यहां पर क्या होता है? इन अवकारकों में अवक्रिया अवकारों के अणु सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। कितनी भी सांद्रता हो हमें नहीं लेना देना, हम 0 ही रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, कल की छुट्टी है। ग्राफ बताएंगे मेरे बच्चे। सर फिर से शब्दावली सर ये बताइए। सर भैया एक बार और बता दो, दोबारा बता दो। आप प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स क्यों होता है? भैया प्रथम के लिए अगर हम बात करें तो n बराबर कितना? 1। और अगर मैं मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 n की जगह 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया, 0 आया, इंटू सेकेंड इनवर्स होता ही होता है। तो अगर मैं मोल, ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये मोल पर लीटर की पावर कितना बाबू? 0। अब 0 की मतलब कितना हो जाता? 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब एक बात बताओ, 1 गुणा सेकेंड इनवर्स क्या हुआ? तो आपका आंसर होगा सेकेंड इनवर्स, इसलिए सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है ना? चलो सर 1130 क्या है? कहां पर 1130 मैंने लिखा? 1130 तो कहीं मैंने लिखा ही नहीं आज। फिर इसके लास्ट वाला समझ नहीं आया, वैष्णवी उपाध्याय। अब इसका लास्ट वाला 3/2 से 1 माइनस का माइनस कराना है, ठीक है? सर सुनने में आ रहा है फोटो अभिक्रिया में लक्षण में थर्ड फोर्थ लक्षण में नहीं आया, मैंने डीपली समझा दीजिए। कैसा मतलब है त्यागी? फोटोसिंथेसिस वाला, फोटोसिंथेसिस आपका 0 ही रहता है, ठीक है ना? समर वेकेशन के पीछे पड़ो। कहाँ जाना है? मम्मा के यहाँ कि नन्नी के यहाँ, बुआ के यहाँ जाना है? अच्छा, किसके ऊपर की बात कर रहे हैं सर? सबसे ऊपर आर क्यों? अरे ऐसे लिखा, देखो ऐसे लिखा जाता, मैं बताऊं। मयंक कुमार, सबसे ऊपर जो हमने आर लिखा है, आर को हमने प्रेजेंट किया है अभिक्रिया का वेग या दर, उसको हम आर कहते हैं। अब माइनस की डी आर हमने क्या लिखा? ताक्षणिक दर और वेग को हम कैसे लिखते थे? जो अभिकारक है या उत्पाद है, माइनस और प्लस के साथ लिखते थे, डी है ना, डी आर अपॉन में डी टी लिख दिया। अब प्रपोर्शनल हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अभिकारक है वो शून्य घात के समानुपाती, इसलिए हमने उसको शून्य लिखा। समझ गए? ऐसे a माइनस एक्स को हम क्यों लिखते हैं आपको समझ में आ ही जाएगा जब हम प्रथम कोटि की अपक्रिया में जाएंगे और प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना? तो अभी मैं चलता हूं, बाकी सबके वही सिमिलर डाउट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो रिवीजन कर डालो। शून्य कोटि बहुत जरूरी है और जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? अब मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ। समर वेकेशन क्या है क्या नहीं वो आपको अपडेट मिल जाएगा, आपको आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है पुत्र? चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट और क्लास है। तब तक लिए सारे बच्चे अच्छी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कुछ और, ठीक है ना? तो सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहो बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही, कैसा आपको पढ़ाया, मतलब लिख लिख के अच्छा लग रहा है? आप लोग लिख लिख के जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा वोट करो, मुझे भी अच्छा लगे। लिख लिख के पढ़ने में मजा आ रहा है, आपके साथ ही साथ नोट्स बन रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो जल्दी से आप वोट करो। आज की क्लास में देखते हैं कितने बच्चे एग्री होते हैं, है ना? लेकिन कुछ आध बच्चे तो ऐसे होते ही हैं कि जो फेवर में नहीं होते, वो 100% तो फिर किसी के नहीं होते, है ना? चलिए
हमारे पास देखो अब स्टार्ट हुआ हमारे भाई, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे अब से जुड़े होंगे, मक्खन चीजें चलती रहती एकदम सिमिलैरिटी, ठीक है ना। और पहली क्लास में बच्चों में आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100। चलो जल्दी जल्दी। सर समझ में नहीं आया, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो यही बोलेंगे, क्योंकि फिर आपका इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, फिर भी अगर आप बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत गलत बात, बहुत ज्यादा गलत बात है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ग्राफ में बच्चे बताऊंगा, इसके बाद प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि और फिर ग्राफ में दोनों का डिस्कशन एक साथ किया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ग्राफ एक साथ में सारे बनवाऊंगा, और एक नहीं कम से कम 6-7 ग्राफ 8 बनवाऊंगा, ठीक है ना भाई। चलते हैं, लगभग हमारे पास 97% बच्चे सेटिस्फाइड थे, ठीक है ना, तो कुछ तो एरर ही रहता है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को हमारा ढेर सारा प्यार, सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार केमिस्ट्री वीडियो। जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर लें और लगातार अपना